हेलो दोस्तों, मैं मुख्तियार सिंह आज आपके सामने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं यूजी, पीजी या वैसे भी अगर देखा जाए, चाहे आपका एचपीएससी हो, आरपीएससी हो या स्क्रीनिंग किसी भी लेवल का पीजीटी लेवल के एग्जाम हो, सभी जगह एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, इन दो एक क्वेश्चन आपकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है आने की, और आपका बड़ा क्वेश्चन भी आता है। तो उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति, तो इसके ऊपर बात करनी है हमने, हरित क्रांति के ऊपर। तो मैं इसके ऊपर आपको क्या बताना चाहता हूं कि हरित क्रांति आपकी खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी हुई एक ऐसी रिवॉल्यूशन थी, जो आपकी, अगर मैं भारत के ऊपर बात करूं, तो आपकी 1960 से 70 के दशक के बीच में आई थी, यानी आपकी 65 के आसपास। ठीक है। जब भारत के अंदर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन लागू हुई थी, तो उसके कुछ मुख्य कारण थे, क्योंकि 60 से 70 के आसपास भारत की जो जनसंख्या थी, जो जिस दर से बढ़ रही थी, उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है। और बहुत ज्यादा होने के कारण भारत का जो प्रोडक्शन जो रेट था, जो खाद्यान्न के उत्पादन की जो दर थी, वो बिल्कुल कम थी। तो उस दौरान इस एक भारत की अगर बात करें, तो इसकी जनसंख्या की एवज में अगर आपका खाद्यान्न का प्रोडक्शन देखा जाए, तो एक न के बराबर था। तो चारों ओर भूखमरी का आलम नजर आ रहा था, गरीबी, या कहने का मतलब लोगों को भरपेट खाना तक नहीं नसीब हो रहा था। तो उस दौरान जो हमारी पॉलिटिकल जो पोजीशन थी, या पॉलिटिकल सत्ता में जो नेता थे, उन सब की एक ही मुख्य समस्या थी कि भारत के लोगों की भूख किस तरीके से शांत की जाए। तो तब भारत के जो मेन मेन एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति हैं भारत की तरफ से, 60 से 70 के आसपास के दशक में मैंने बोल रहा हूं। तो वहां पे एमएस स्वामीनाथन, भारत के जो मेन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे थे, एमएस स्वामीनाथन। तो ये जो आपके विद्वान रहे थे, एमएस स्वामीनाथन, इन्होंने बताया कि जो हमारे देश के अंदर जो एक विकट परिस्थिति बनी हुई है, जो एक जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है और खाद्यान्न उत्पादन कम है, तो ऐसी स्थिति मैक्सिको और फिलीपींस जैसे देशों में भी हुई थी। अब आपको पता है, मैक्सिको आपका नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के अंदर एक देश है, मध्य अमेरिका, जो यूएसए के साउथ में पड़ता है। ठीक है, मध्य अमेरिका में काउंट होता है। और फिलीपींस आपका एशिया कंटिनेंट का एक देश है, जो आपका कह सकते हो एशिया के साउथ ईस्ट में पड़ता है, या प्रशांत महासागर के, अगर मैं कहूँ, वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। तो वहां पे फिलीपींस है। ठीक है। इन देशों के अंदर भी जनसंख्या आपकी बढ़ रही थी, और जो खाद्यान्न के प्रोडक्शन की जो रेट थी वो बहुत ही कम थी। तो उस दौरान, वो लगभग बात है आपको 1945 के, 1945 के आसपास की ये सिचुएशन थी, यानी हमारे से लगभग 20 साल पहले की बात है। ये जो समस्या हमारे बनी थी, वो 20 साल पहले इनके बनी हुई थी। तो उस दौरान इन्होंने अमेरिका के सुझाव का पालन किया। अमेरिका के सुझाव का मतलब, अमेरिका के विद्वान रहे हैं आपके, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो रहे हैं आपके, जो विद्वान रहे हैं, इन्होंने कुछ ऐसे पैरामीटर बताए कि अगर आप अपने एरिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, तो आपने कुछ डायमेंशन को, कुछ पैरामीटर को आपने अप्लाई कीजिए, आपका बम्पर प्रोडक्शन होगा, और आप अपनी भूख ही शांत नहीं कर पाओगे। यानी कहने का मतलब, अपने देश का आपने सिर्फ लोगों को आप भरपेट खाना ही नहीं दे पाओगे, जबकि दूसरे देशों को आप निर्यात तक पहुंच जाओगे। ऐसा कुछ उन्होंने फिलीपींस और मैक्सिको के ऊपर सिद्ध करके दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां पे ऐसा इसने क्या किया। वहां पे इसने क्या किया था, उन देशों के सामने कुछ इसने बातें बताई कि आप HYV सीड्स का यूज कीजिए। HYV सीड्स मीन क्या है, ध्यान रखना, स्क्रीनिंग के अंदर आया हुआ है, कॉलेज कैडर में ये क्वेश्चन, HYV सीड्स। तो जब नॉर्मन बोरलॉग ने, जो अमेरिका के हैं, उन्होंने सबसे पहले फिलीपींस और मैक्सिको के ऊपर अप्लाई किए गए थे। इसको बोल सकते हो आप हाई हाई यील्डिंग
वेराइटीज, वेराइटीज हाई यील्डिंग वेराइटीज। तो HYV, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटीज, ये ऐसे बीज थे जो आपके पर हेक्टेयर में बहुत अच्छा प्रोडक्शन देने वाले थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आप ये यूज कीजिए, ये इन बीजों का प्रयोग कीजिए। जबकि पहले क्या होता था, कुछ ऐसे आज भी भारत के अंदर कुछ ऐसा एरिया है, और ये बात मैं एक बार बता रहा हूँ आपको 1945 की, 1945 की, जहां पे कहां पे, मैक्सिको और फिलीपींस के अंदर, मैक्सिको और फिलीपींस, इन दो देशों के अंदर कहा कि ये आप ये चीजों का यूज कीजिए, मैकेनिज्म को बढ़ाइए। मैकेनिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे, मशीनीकरण, कि मशीनीकरण को आप बढ़ाइए। मशीनीकरण बढ़ाने से का मतलब है कि आप जो अपने बैलों से खेतों में जुताई करते हो, जो ट्रेडिशनल इनपुट यूज कर रहे हो, कि आपका कहने का मतलब जैसे हमारे घर के अंदर जो अनाज होता है, हम उसी को खेत में अगर उगाते हैं, कोई खरपतवार का प्रयोग नहीं करते, सॉरी खरपतवार नाशक, कुछ कीटनाशक हैं या और उनका प्रयोग नहीं करते, यानी आप फर्टिलाइजर का या वीडीसाइड, पेस्टिसाइड जो भी है, अगर आप उनका प्रयोग नहीं करते तो इसका मतलब आप पारंपरिक रूप से कृषि कर रहे हो, जिससे आपका प्रोडक्शन कम होता है। इसने कहा कि जो बैल का यूज कर रहे हो, ऊंटों का यूज कर रहे हो, तो उनकी जगह आपके पास ट्रैक्टर, कंबाइन, थ्रेशर, कुछ इस तरह की आपके पास मशीनरी होनी चाहिए, जिससे आपका एग्रीकल्चर में बहुत ही ज्यादा इजाफा होगा। तीसरा इसने बताया कि कनाल इरिगेशन भी आप बढ़ाइए। कनाल इरिगेशन क्यों? क्योंकि ताकि आपका पानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक अच्छी दशा में पहुंचाया जा सके। तो एक इनका डायमेंशन ये रहा, कनाल इरिगेशन, HYV सीड्स, मैकेनिज्म, और भी इसने कुछ ऐसी बातें बताई थी जो आपने इसको फॉलो करना है। तो इन्होंने कहा कि इस तरह की जब ये चीजें आप यूज करके चलोगे तो आपका क्या होगा कि उस एरिया में बम्पर प्रोडक्शन होगा। और ये चीजें सबसे पहले फिलीपींस और मैक्सिको के अंदर अप्लाई हुई, और वहां पर देखते देखते 1950 के आसपास, यानी 5 सालों में, उन देशों ने अपनी निर्यात वाली सिचुएशन उन्होंने संभाल ली थी। मेरा कहने का मतलब जो आयात किया जा रहा था उस पर तो रोक ही लग गई थी, और फिर पहले उन्होंने अपनी देश के जो पॉपुलेशन है उसको संतृप्त किया, सेचुरेट किया, या उनकी भूख को शांत किया, फिर वो करते करते आयात उनका रुक गया और निर्यात पे वो चल पड़े। तो ऐसा जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे थे MS स्वामीनाथन, उन्होंने ये विचार उस दौरान हमारी राजनीतिक जो सत्ता थी उसके सामने रखा, और वहां पे रखने के बाद शायद उस दौरान हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो आपने पता भी है, उन्होंने पूरे देश के अंदर जब अनाज की कमी थी तो उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति सप्ताह में एक दिन व्रत रखेगा, ताकि हमारा देश जिस समस्या से जूझ रहा है उसके ऊपर हम काबू पा सकेंगे। तो उस दौरान उनके सामने रखा कि आप अमेरिका के दिए हुए पैरामीटर्स को अगर फॉलो करें तो हम अपनी देश की जो दशा जो बनी हुई है एग्रीकल्चर के मामले में उसको सुधार सकते हैं। तो उन्होंने किसने, भारत की जनसंख्या के लिए, भारत के एग्रीकल्चर के लिए कहा उसने। तो भारत ने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को भारत में बुलाया, और उसके मेन प्रतिनिधि तो रहे आपके MS स्वामीनाथन, और उनके देख रेख में उन्होंने ये भारत के अंदर अप्लाई की ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो भारत की दशा 1970 तक आते आते इतनी बेस्ट हो गई कि हमारे अनाज के जो गोदाम थे वो फुल हो गए। तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया में अप्लाई हुई। किंतु मैं आपको बता दूं, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी तो सबसे पहले खाद्य फसलों को ही प्राथमिकता दी गई थी, और धीरे धीरे खाद्य फसलों में हमारा जो स्टॉक था बहुत ज्यादा हो गया, और धीरे धीरे हमने कॉमर्शियल कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के ऊपर भी धीरे धीरे कार्य करना शुरू किया। ऐसे करते करते हमारा देश आज खाद्यान्न उत्पादन में या कृषि के मामले में बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच गया। किनके प्रयोग द्वारा? HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज, मैकेनिज्म, और आपका कनाल इरिगेशन, इन चीजों का, या फर्टिलाइजर, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, उसने कहा कि ये यूज करने होंगे आपको, अदरवाइज आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। और जब भारत के अंदर ये चीजें अप्लाई की गई तो बहुत जगह समस्याएं आई। क्योंकि समस्या, इसकी मेन कारण क्या था? क्योंकि समस्या आने का कारण, क्योंकि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई तो इससे पूरे देश के अंदर एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी आपकी, कि पूरे देश के अंदर या देश के कुछ हिस्सा ऐसा था जो इकोनॉमिकली इम्बैलेंस सिचुएशन में बन गया, आपकी इतनी डिस्पैरिटी हो गई वहां पे। अब डिस्पैरिटी की अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पर एक बात कही जाती है, जैसे उसको बोलते हैं निवेश की विभेदी दर। निवेश की विभेदी दर, इसका मतलब आप क्या समझते हो? इसका मतलब क्या होता है कि सभी किसानों की दशा एक समान नहीं है। तो यहाँ पे आप समझिए निवेश की विभेदी दर, इसको आप क्या बोलोगे? इसका मतलब ये था कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत के अंदर अप्लाई हुई, तो भारत में जब अप्लाई हुई तो इसका सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ और सिर्फ उन किसानों को हुआ जो पहले ही एक अच्छी दशा में थे, समृद्ध थे। जो छोटे किसान थे, जिनके पास अच्छा लैंडलॉर्ड नहीं था, या मेरा कहने का मतलब अच्छी जमीन नहीं थी, या बिल्कुल ही छोटे स्तर के थे, वो ना ही तो मैकेनिज्म को जुटा पाए, ना वो आपके फर्टिलाइजर को जुटा पाए, और ना ही आपके अच्छे मैकेनिज्म का, मशीनीकरण का या कनाल इरिगेशन को अपने खेत तक नहीं पहुंचा पाए। इसका फायदा सिर्फ वही उठा पाए जिनकी कंडीशन अच्छी थी। और भी इसके कुछ कारण रहे, ये सिर्फ उन क्षेत्रों में अप्लाई हुई जो पहले ही उन्नत अवस्था में था, जैसे हरियाणा या पंजाब या यूपी या आपका गोदावरी या कावेरी के जो डेल्टा ये क्षेत्र थे आपके साउथ इंडिया के, इस एरिया में। तो इससे अब जो आपका मिडल का जो रीजन है, जो आपका एमपी है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, या अगर मैं बात करूं आपका जो नदरन हिमालय है, उस रीजन की बात करें, तो वो आपका क्या हुआ? वो आपका धीरे धीरे आपका कमजोर होता गया एग्रीकल्चर के मामले में। क्योंकि उस दौरान ये भी एक हमारी मजबूरी रही थी जब ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आई, क्योंकि भारत एक तरफ से कृषि के मामले में बिल्कुल कहने का मतलब घाटे में चल रहा था, अनाज की बहुत कमी थी। तो उस सिचुएशन में आपको एट अ टाइम प्रोडक्शन चाहिए था, तो कोई और रास्ता भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि हम जल्दी से जल्दी कम पैसे में, कम इन्वेस्टमेंट से बम्पर प्रोडक्शन करें। अगर आप वो पैसा उस टाइम राजस्थान में लगाते तो फिर आपका क्या होता? वो पैसा तो राजस्थान को प्लेन करने में ही चला जाता, ठीक है। या अगर मिडल हाईलैंड के ऊपर लगाते तो वहां की पथरीली मिट्टी है, उसके अंदर अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता। तो यानी कनाल इरिगेशन भी इस एरिया में हुआ, ठीक है, मैकेनिज्म भी इस एरिया में आया, फर्टिलाइजर, विडिसाइड, पेस्टिसाइड भी इसी एरिया में हुए, ठीक है। तो यहाँ के किसान थे आपके अव्वल दशा में हो गए, जबकि गरीब किसान आपके इस एरिया के गरीब किसान रह गए। तो इस तरीके से इकोनॉमिक इम्बैलेंस भी हुआ। किंतु ऐसा जब ये फर्टिलाइजर, विडिसाइड, पेस्टिसाइड करने की डिमांड की गई थी या कहा गया था, तो वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट थे जो हमारे, या वेस्ट बंगाल की मैं बात करूं, इस रीजन ने या वेस्ट बंगाल के जो लोग थे या किसान थे, उन्होंने एक ही बात कही कि हम विडिसाइड, पेस्टिसाइड यानी जो कीटनाशक हैं, हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मुख्य कारण उन्होंने क्या बताया कि अगर हम कीटनाशक का या फर्टिलाइजर का इनका प्रयोग करते हैं तो जो सोयल के अंदर कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो आज भी आपको पता है, भारत एक धार्मिक प्रवृत्ति का देश है, और भारत के चाहे किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, धार्मिक अनुपालना करता है, एक जीव की दूसरे जीव के प्रति एक संवेदना रखता है। तो उन्होंने इसको करने से मना कर दिया था, जबकि ये बड़ा फर्टाइल लैंड था। क्योंकि आपको पता है गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के या गंगा नदी के द्वारा आपका बना हुआ एक आपका बहुत ही फर्टाइल लैंड है। यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी आपकी भागीरथी और आपका हुगली नदी यहाँ पे बहती हैं, दामोदर जैसी नदियां जाके हावड़ा में मिलती हैं, तो बड़ा फर्टाइल लैंड था। किंतु जैसे जैसे इनका प्रोडक्शन बहुत बम्पर होता गया, तो इनको देख के वेस्ट बंगाल और बिहार ने भी इसका फॉलो किया। उन्होंने अपनी उस प्रवृत्ति को तोड़ दिया कि हमें फर्टिल विडिसाइड का प्रयोग नहीं करना। उन्होंने कहा कि चलो हम भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब एक का अर्निंग पर्पज यानी आपका अर्निंग स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक स्टैंडर्ड आपका अच्छा हो रहा है, तो दूसरे ने उसको अप्लाई किया। तो इन्होंने भी अपने कंडीशन को धीरे धीरे सुधार लिया। इस तरीके से आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो नदरन स्टेट थे, आपके नॉर्थ इंडिया के स्टेट थे, इनके अंदर अप्लाई हुई, और आपका साउथ इंडिया का जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अप्लाई हुई। किंतु ये पोर्शन आपका एग्रीकल्चर के मामले में पिछड़ गया। तो इस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एक तरफ से हमारा प्रोडक्शन बढ़ाया, तो दूसरी तरफ से कुछ डिमेरिट भी हमारे सामने आई। तो वो जो सामने आई है कुछ, उनमें कुछ और भी समस्याएं हैं और इन फ्यूचर भी आपको नजर आएंगी। अगर मैं आपको बताऊं, जहां पर, क्योंकि इसमें कनाल इरिगेशन पे जोर दिया गया था, इसमें मैकेनिज्म के ऊपर जोर दिया गया था, इसमें फर्टिलाइजर पे जोर दिया गया था, ठीक है, और इस पे विडिसाइड पे जोर दिया गया था। जहां जहां फर्टिलाइजर का ज्यादा प्रयोग हुआ,
ठीक है। जहां पे कनाल इरिगेशन का ज्यादा प्रयोग हुआ, यानी पानी पहुंचाने की कोशिश ज्यादा की गई, तो वहां पे लंबे टाइम तक पानी लगने से, लंबे टाइम तक फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से पानी, अगर मान के चलिए आपने किसी खेत में फर्टिलाइजर डाला, फर्टिलाइजर मीन खाद डाला आपने, या वीडीसाइड या पेस्टिसाइड डाला, तो जब आपने पानी लगाओगे तो वो उसके साथ मेल्ट होके या उसके अंदर मिलके आपका लीचिंग प्रोसेस के द्वारा, निकासन के द्वारा आपका अंदर चला जाएगा। और ये प्रोसेस ऐसा तो है नहीं एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हर सीजन में चलेगी, हर टाइम चलती रहेगी। जिसके कारण आपका क्या हुआ कि वो लीचिंग प्रोसेस के द्वारा वो कंपोज, आपका जो फर्टिलाइजर है, वीडीसाइड है, स्प्रे है, खाद बीज जो भी था, वो आपका धीरे धीरे उसने वाटर कंपोजिशन को खराब कर दिया। आज बहुत सारे एरिया में कैंसर जैसे एलिमेंट, पानी के अंदर कैंसर जैसा एलिमेंट पाया जाता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने स्वास्थ्य के असर भी ऊपर बहुत ज्यादा, एक तरफ से आपने क्वांटिटी तो बढ़ा ली इसकी प्रोडक्शन की, दूसरी तरफ से उसकी क्वालिटी भी गिरा दी, क्योंकि वो उस अनाज के अंदर, उस फसल के अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो आप चाहते हो। और दूसरी तरफ से भविष्य के लिए अपनी जमीन को आप बैरन लैंड की तरफ भी ले गए। अगर मैं बात बताऊं, आज ये एरिया है जो आपका हरियाणा का, पंजाब का, यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी, इस एरिया के अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या बनी हुई है, जलाक्रांति की समस्या बनी हुई है, क्योंकि पेरेनियल रिवर जैसी कनाल बन चुके हैं, उनके अंदर पूरा साल लगभग पानी रहता है, और उसके आसपास के जो जमीन है, जो खेती की के लिए जाए लायक जो जमीन है, कृषि के लायक जो जमीन है, उसके अंदर आपकी क्या है कि कहने का मतलब इतना ज्यादा वाटर टेबल ऊपर आ गया है, जल का स्तर इतना ऊपर आ गया है कि आज वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो रही, ना ही रबी ना ही फसल, तो वो जमीन न के बराबर है। वहां के किसान बेरोजगार बनते नजर आ रहे हैं, और जिस खेत में हर साल फर्टिलाइजर बढ़ता जा रहा है, उस जमीन की भी जो पैदावार की जो क्षमता है वो टूट चुकी है बिल्कुल। तो इस हिसाब से जिस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो एरिया बिल्कुल चमक के साथ जो ऊपर की तरफ आया था, आज वो उसी तरीके से धीरे धीरे अंधेरे की तरफ जा रहा है। और आपको पता है, अगर हमारा ये पोर्शन आपका नीचे चला गया प्रोडक्शन के मामले में, या एक दिन बैरन लैंड में कन्वर्ट हो गया, तो इस जो विश्व की दूसरे नंबर पर जनसंख्या रखने वाले देश का क्या हाल होगा। तो ध्यान रखना है आपने। अगर मैं एक बात और बताता हूँ आपको, पंजाब में बठिंडा से बीकानेर एक ट्रेन जाती है, क्योंकि बठिंडा वाला रीजन है, वहां पे फर्टिलाइजर के द्वारा या वीडीसाइड के द्वारा वहां का पानी इतना खराब हो चुका है, अंडरग्राउंड वाटर इतना खराब हो चुका है कि वहां पे कैंसर के बहुत ज्यादा मरीज होते हैं। उस रीजन को कैंसर बेल्ट कहा जाता है, और वहां से बीकानेर के लिए स्पेशली एक ट्रेन जाती है कैंसर के मरीजों की, क्योंकि बीकानेर में कैंसर का इलाज होता है। तो उस बात से भी आपको पता चल रहा है कि आपका कितना हार्मफुल रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट। किंतु आज का इंसान, आज का किसान की एक ही सोच है कि हमें प्रोडक्शन चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी चाहे उसके अंदर ना हो, बस आपका माल मार्केट में पहुंचे, आपको अच्छा पैसा आए। किंतु मेरा एक ही मैसेज है, एक ही मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ाया है, आज एक किसान को संपन्न किया है, किंतु किसान को बेरोजगार और किसान का भविष्य जो आने वाले समय में अंधेरे में चला जाएगा। अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो इस बात को आपने समझना है, और आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन की बिल्कुल एक एक स्टेप को समझना है कि इसके क्या क्या मेरिट्स रहे, क्या क्या इसके डीमेरिट रहे, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस एरिया में आई, सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पे कहाँ पे आई, क्या क्या इसके अंदर चीजें अप्लाई हुई। ठीक है, कि HYV सीड्स था, फर्टिलाइजर था, वीडीसाइड था, मैकेनिज्म था, कनाल इरिगेशन था। ठीक है, भारत के ऊपर ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन कहलाते हैं? MS स्वामीनाथन। वर्ल्ड लेवल पे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं और आपने देखना है, और समय अनुसार बहुत अब तीसरी बार आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन आने वाली है। तीसरी ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों? क्योंकि 60-70 में आई, फिर आपकी 70 के बाद, यानी मेरा कहने का मतलब 1980 के आसपास आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन दोबारा लेके आई गई थी, और इस तरीके से 2000 के बाद दोबारा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो अब आपकी लागू हुई है, उसका मतलब क्या है कि आप एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन तो कीजिए, प्रोडक्शन तो कीजिए, किंतु क्वांटिटी के साथ आप उसकी क्वालिटी को भी देखिए कि इन फ्यूचर आपके सॉइल का इतना नुकसान ना हो कि आप एक दिन आपके बेरोजगार बन जाएं। तो आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन को समझना है,
कि किस तरीके की एक रिवॉल्यूशन है, इसका हमारा क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। तो आपने इसका एक एक पॉइंट को समझना है। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।